हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पार्वती ब्रह्मन विष्णुयावड़ी। आज की ये जो वीडियो है ये 7वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण के पहले पाठ की है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण है। और इस टॉपिक के 4 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से लिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भाषा है वो क्या होती है और इसके जो मुख्य रूप है उनके बारे में हमने बताना है। तो भाषा जो होती है वो एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब भाषा एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। यानी हम जो हमारे मन के अंदर जो बात होती है, जो विचार होता है, उसका जब हम दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के जो विचार वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हम उनको समझने का काम करते हैं, वही भाषा कहलाती है। तो आप मैं दोबारा से बताऊँगा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, वही भाषा कहलाती है। मुख्य तौर पर देखा जाए तो भाषा के 2 प्रकार हैं, एक लिखित भाषा होती है और एक मौखिक भाषा होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता दूं। लिखित भाषा वह होती है कि जिस साधन के माध्यम से, भाषा का वह माध्यम जिसमें हम अपने भावों, अपने विचारों को लिख कर दूसरे को सामने प्रस्तुत करें। जैसे हमने कोई पत्र लिख के दे दिया, लेटर लिख के दे दिया, तो वो जो हमारा जो संचार करने का माध्यम है वो लिखित भाषा बोले उसको कहा जाएगा। और जब हम बोलकर किसी के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है आज का कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। पूछा क्या गया है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है ना वो बहुत विशाल होता है। भाषा एक बड़े लेवल पर बोली जाती है, बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है, जबकि बोली क्या होती है, एक क्षेत्र विशेष की होती है, एक सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा है, पूरे भारत के अंदर बोली जाती है, पूरे भारत के अंदर समझी जाती है। तो ये एक जो है भाषा कहलाएगी। और जो बोली होती है, जो जैसे हम यहाँ सिरसा के अंदर रह रहे हैं तो सिरसा के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली देसी जो भाषा, हमारी मातृ जो भाषा होती है, जिसके माध्यम से हम संचार करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो बोली कहलाएगी। अब जैसे हम हिसार चले जाते हैं तो हिसार में अलग तरह की बोली आ जाती है। इधर अगर हम डबाली छाके चले जाएंगे तो इधर अलग तरह की बोली आ जाएगी। इधर हम राजस्थान की साइड चले जाएंगे वहाँ थोड़ी सी अलग बोली आ जाएगी। तो वो एक क्षेत्र विशेष के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोली कहा जाता है। और जो विशाल क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, बड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, वो भाषा कहलाती है। इसके अंदर और क्या होता है कि भाषा के अंदर जो साहित्य लेखन वगैरह होती है, बड़ी बड़ी जो विद्याएँ होती है वो किया जाता है। लेकिन जो बोली होती है उसमें कोई साहित्य लेखन वगैरह इस तरह की रचनाएँ नहीं होती है। तो स्पष्ट रूप से समझा जाए तो ऐसा ही होता है कि बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, इसमें साहित्य रचनाएं नहीं होती है। और जो भाषा होती है उसका क्षेत्र विशाल होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है और उसके अंदर साहित्य रचनाएं वगैरह की जाती है। अब आज का तीसरा प्रश्न है कि साहित्य किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी विधाएँ होती है। विधाएँ का मतलब ये किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। तो साहित्य होता है वो ज्ञान का एक संचित कोश होता है। यानी ज्ञान, जो हमारे पास ज्ञान होता है, किसी भी भाषा का जो ज्ञान होता है उसका संचित जो भंडार हमने जो इकट्ठा कर रखा है, जिन शब्दावली को इकट्ठा कर रखा है, वो ज्ञान का भंडार है, वही साहित्य कहलाता है। यानी हमें किसी भी भाषा के अंदर संपूर्ण जो जानकारी होती है उसके शब्दावली को लेकर वो सारी हमारा एक साहित्य कहलाएगा। और जो साहित्य रचना की जाती है या साहित्य जो रचना की जो विधाएँ होती है, यानी किस प्रकार से उनको रचित किया जाता है, तो वो मुख्य तौर पर देखा जाए तो साहित्य रचना की 2 विद्या होती है। एक तो गद्य विद्या होती है और एक पद्य विद्या होती है। अब गद्य विद्या के अंदर होता है कि गद्य विद्या के अंदर होता है जैसे कहानी लेखन हो गया, उपन्यास लेखन हो गया, किसी की जीवनी हो, कोई यात्रा वृत्तांत हो गया, निबंध लेखन हो गया, ये सारी गद्य लेखन के गद्य साहित्य के अंदर आती है। और जो पद्य साहित्य होते हैं उसमें जैसे कविताएं वगैरह, दोहे वगैरह, साखियाँ वगैरह, इस तरह की जो कविता रचनाएं वगैरह होती है वो सारी पद्य साहित्य के अंदर आती है।
तो सीधी सी बात यह है कि साहित्य जो होता है वो ज्ञान का एक संचित कोष होता है। हमारे पास किसी भी भाषा को लेकर एक उसका शब्दावली का एक भंडार होता है, उसको साहित्य बोला जाता है। और इसको मुख्य रूप से दो प्रकार की विद्याओं में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें से पहला होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। अब आज का चौथा प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का, उसमें ये पूछा गया कि व्याकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण वह शास्त्र होता है, यानी वह यंत्र होता है, वह साधन होता है, वह माध्यम होता है जिससे हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान होता है। यानी भाषा जो व्याकरण होती है वह एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यानी उस भाषा के अंदर उस भाषा का हमें किस प्रकार प्रयोग करना है, उसके शुद्ध रूपावली का हमें ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र होता है वही व्याकरण कहलाता है। जैसे इसमें उदाहरण द्वारा बताया गया है कि राम अयोध्या के राजा थे। अब ये जो वाक्य है इसके अंदर राम अयोध्या के राजा थे। अब इसको एक सीक्वेंस से, एक मतलब व्यवस्थित ढंग से इसको, तो अब इसमें अगर इसको ऐसा लिखा जाता कि अयोध्या राम के थे राजा, मतलब ये अगर उल्ट पुलट हो जाता तो फिर ये व्याकरण का रूप नहीं कहलाता। व्याकरणिक रूप का मतलब होता है कि वर्णों का किस प्रकार प्रयोग करना है, इसका उच्चारण किस प्रकार करना है, शब्दों का किस प्रकार प्रयोग करना है, और शब्दों को जोड़कर वाक्य को किस प्रकार हमने वाक्य का रूप उनको देना है। तो ये सारा ज्ञान ही हमारा क्या कहलाता है, ये व्याकरण कहलाता है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बताऊंगा, व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यानी भाषा वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के, चाहे वो पंजाबी भाषा है, चाहे हिंदी भाषा है, चाहे अंग्रेजी भाषा है, कोई भी भाषा हो सकती है, हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है, हर भाषा के अपने नीति नियम होते हैं। और उन नीति नियमों से हमें उस भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग किस प्रकार करना है, किस प्रकार उसको लिखना है, किस प्रकार उसको बोलना है, ये सारा ज्ञान जिस यंत्र के माध्यम से होता है वही व्याकरण कहलाता है। तो ये थे वीडियो के आज 4 प्रश्न, और मैं आशा करता हूँ कि ये चारों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।